तो आज अपन स्टार्ट करते हैं वीडियो नंबर 8। ओके, तो सभी मेरे डियर स्टूडेंट्स बढ़िया खुश होंगे, मजे में होंगे, इसी उम्मीद के साथ बढ़ते हैं आगे। तो वीडियो नंबर 7 में यानी कि लास्ट वीडियो में अपना टॉपिक था विद्युत द्विध्रुव और आज टॉपिक है विद्युत द्विध्रुव के द्वारा अक्षीय स्थिति में स्थित बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हेतु व्यंजक। कौन सी स्थिति में? अक्षीय स्थिति में। और व्यंजक ही आएगा E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 स्मॉल p अपॉन r क्यूब, जहां स्मॉल p है द्विध्रुव आघूर्ण, देखा था वीडियो नंबर 7 में, और r है द्विध्रुव के केंद्र से प्रेक्षण बिंदु की दूरी। चलिए करते हैं स्टार्ट। तो देखा था आपने वीडियो नंबर 7 में कि दुनिया के किसी भी विद्युत द्विध्रुव में होते हैं दो आवेश, +q व -q, और दोनों आवेश रखे होते हैं अल्प दूरी पर, और दोनों आवेशों के बीच की दूरी को यानी कि द्विध्रुव की लंबाई को आप दर्शाते हैं 2l से। अच्छा, तो आपकी आंखों के सामने AB ये एक विद्युत द्विध्रुव है, इसके आवेश है +q और -q, एवं दोनों आवेशों के बीच की दूरी यह है 2l। अच्छा, अब अगर आप क्या करें, द्विध्रुव के दोनों आवेशों को मिलाती हुई लंबी सरल रेखा खींचे, ऐसे, चाहे यहां बढ़ जाए चाहे यहां बढ़ जाए, तो आप द्विध्रुव के दोनों आवेशों को मिलाती हुई लंबी सरल रेखा खींचे, तो कोई भी बिंदु अगर इस रेखा पर स्थित होगा तो इस बिंदु की स्थिति को कहते हैं अक्षीय स्थिति। अक्षीय स्थिति, ठीक है। तो द्विध्रुव के दोनों आवेशों को मिलाने वाली लंबी सरल रेखा द्विध्रुव का अक्ष कहलाती है, और द्विध्रुव के अक्ष पर यानी कि यहां पर कोई भी बिंदु स्थित होगा तब उस बिंदु की स्थिति को कहते हैं अक्षीय स्थिति। चलिए, तो हमने मान लिया कि द्विध्रुव का केंद्र है O, तो भाई द्विध्रुव की लंबाई कितनी है? 2l, यानी कि द्विध्रुव का केंद्र होगा O, तो ये आधी लंबाई l और ये आधी लंबाई l, ठीक है। अच्छा, और माना द्विध्रुव के केंद्र O से अक्षीय स्थिति में, ये कौन सी स्थिति है? अक्षीय स्थिति। तो माना द्विध्रुव केंद्र O से, द्विध्रुव केंद्र O से अक्षीय स्थिति में r दूरी पर यह है प्रेक्षण बिंदु P। प्रेक्षण बिंदु का मतलब जहां पर आपको तीव्रता ज्ञात करनी है, ठीक। जल्दी से बोल दें तो आपके इस चित्र में AB यह है विद्युत द्विध्रुव, इसके आवेश है +q और -q, दोनों आवेशों के बीच की दूरी है 2l, यानी कि द्विध्रुव का केंद्र होगा O, तो आधी लंबाई l, आधी लंबाई l। फिर माना द्विध्रुव के केंद्र O से, सेंटर O से अक्षीय स्थिति में r दूरी पर यह है प्रेक्षण बिंदु P, जहां पर आपको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ओके, चल अब सुनो, अभी कुछ क्लास पुरानी बात है, उसमें अपन ने यह टॉपिक किया था कि किसी भी बिंदु आवेश +q से r दूरी पर स्थित बिंदु पर, ठीक है, ये टॉपिक किया था आपने कि किसी भी बिंदु आवेश +q से r दूरी पर स्थित बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने का सूत्र है
1/4πε0 Q/r²। ये अपन ने सिद्ध किया था। ये सूत्र यहां पर इस्तेमाल होगा, इसको भर लो दिमाग में कि किसी भी प्लस क्यू आवेश से r दूरी पर स्थित बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर होता है 1/4πε0 Q/r², जहां Q है आवेश का परिमाण और R है आवेश से प्रेक्षण बिंदु की दूरी। ये सूत्र भर लो दिमाग में, ये सूत्र लगेगा। चलो अब अपने को इस पूरे द्विध्रुव AB के द्वारा बिंदु P पर तीव्रता ज्ञात करनी है। तो इसके लिए अपन लोग क्या करेंगे, बड़े मजे से ये प्लस क्यू आवेश बिंदु P पर जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता उत्पन्न करेगा उसे निकाल लेंगे इस सूत्र से, देंगे बढ़िया समीकरण नंबर 1। फिर बड़े आराम से द्विध्रुव का दूसरा आवेश माइनस क्यू बिंदु P पर जो तीव्रता उत्पन्न करेगा उसे भी निकाल लेंगे इस सूत्र से, जो आएगा मान उसे देंगे समीकरण नंबर 2। फिर चेक करेंगे, फिर मालूम करेंगे कि ये दोनों आवेश प्लस क्यू और माइनस क्यू बिंदु P पर जो तीव्रताएं उत्पन्न कर रहे हैं उन तीव्रताओं की दिशाएं कैसी हैं। उन दिशाओं को समझते हुए संपूर्ण द्विध्रुव के द्वारा बिंदु P पर परिणामी तीव्रता ज्ञात करेंगे। चलिए तो फिलहाल मालूम करते हैं प्लस क्यू आवेश के द्वारा बिंदु P पर उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इस सूत्र से। चलिए तो प्लस क्यू आवेश के द्वारा बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता डैश। ठीक है, क्या बोला हमने, प्लस क्यू आवेश के द्वारा बिंदु P पर उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। लगाते हैं यह वाला सूत्र। तो इस तीव्रता को नाम दिया E1। तो E1 बराबर 1/4πε0, ये लिखा भाई हमने 1/4πε0। फिर क्या है, Q का मतलब आवेश का परिमाण, परिमाण कितना Q, बटे दूरी का वर्ग, दूरी का वर्ग। और भाई चित्र में आप देख रहे हैं प्लस क्यू आवेश से बिंदु P की दूरी ये कितनी है, AP। कितनी है, AP। तो यहां पर हो जाएगा AP का वर्ग। फिर आगे बढ़े, E1 बराबर 1/4πε0 Q/AP²। चित्र देखिए, चित्र देख रहे हैं, दूरी AP। तो यहां पर दूरी OP, यहां से लेकर यहां तक कुल दूरी कितनी है, R। अपने को चाहिए दूरी AP, ये दूरी चाहिए AP। तो ये दूरी है R और ये दूरी है L। तो R में से घटा दोगे L को, तो R माइनस L ये किसके बराबर हो जाएगा, AP के। ठीक है, तो AP बराबर क्या हो जाएगा, पूरी दूरी R माइनस L। तो AP के स्थान पर रख दो R माइनस L, क्या है इसका स्क्वायर। समीकरण नंबर 1। अब मालूम करते हैं कि ये जो प्लस क्यू आवेश है ये बिंदु P पर ये जो तीव्रता उत्पन्न कर रहा है E1, इसकी दिशा कैसी होगी, इसकी दिशा कैसी होगी। तो अब जो हम कहने जा रहे हैं इसको आप बार बार वीडियो रिवाइंड करके बार बार सुन लीजिएगा और दिमाग में बैठा लीजिएगा, बहुत ही IMP पॉइंट है। तो हम क्या करने जा रहे हैं, इस तीव्रता E1 की दिशा ज्ञात करने जा रहे हैं। तो सुनो डायलॉग बाजी और बार बार रिवाइंड करके सुन लेना। तो जिंदगी में कभी भी किसी बिंदु पर अगर आपको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा ज्ञात करनी हो तो आप कल्पना करते हैं, आप कल्पना कीजिएगा कि आपने उस बिंदु पर रखा है धनात्मक परीक्षण आवेश प्लस Q0। ठीक है, तो किसी बिंदु पर तीव्रता की दिशा ज्ञात करने के लिए आप कल्पना कीजिएगा, आप कल्पना करना कि आपने उस बिंदु पर जहां तीव्रता ज्ञात करनी है रखा है काल्पनिक धनात्मक परीक्षण आवेश प्लस Q0। और इस रखे गए काल्पनिक धनात्मक परीक्षण आवेश पर जिस दिशा में
बल लगेगा, जिस दिशा में बल लगेगा, वही बल की दिशा उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा होगी। इसको बार बार रिवाइंड करके सुन लेना। तो अगर आप कल्पना करते हैं कि बिंदु P पर रखा है आपने काल्पनिक धनात्मक परीक्षण आवेश प्लस Q नॉट, तो ये प्लस Q आवेश इस काल्पनिक धनात्मक परीक्षण आवेश पर लगाएगा प्रतिकर्षण बल, क्योंकि सजातीय आवेश में होता है प्रतिकर्षण, और इस प्रतिकर्षण बल की दिशा होगी ऐसी ऐसी ऐसी, जैसा कि एरो बनाया है। तो ये प्लस Q आवेश इस काल्पनिक प्लस Q नॉट पर इस दिशा में बल लगाएगा। कैसे? एरो बना है, और इस दिशा को क्या बोलेंगे? वेक्टर AP। क्या बोलेंगे? वेक्टर AP। तो इस तीव्रता E1 की दिशा होगी वेक्टर AP दिशा में। ठीक, चलिए, तो अपन ने प्लस Q आवेश के द्वारा बिंदु P पर तीव्रता निकाल ली। ठीक है, अब मालूम करते हैं इसी सूत्र से द्विध्रुव के माइनस Q आवेश के द्वारा बिंदु P पर उत्पन्न तीव्रता। ठीक है, द्विध्रुव के माइनस Q आवेश के द्वारा बिंदु P पर तीव्रता। हमारे पास जगह नहीं रहेगी, ठीक, तो हम इसको मिटा दे रहे हैं। हम इसको मिटा दे रहे हैं। ठीक है, अब समीकरण 1 हमने यहां लिख दिया। समीकरण 1 क्या था? E1 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R माइनस L स्क्वायर। यह था अपना समीकरण नंबर 1। जगह बनाने के लिए यहां लिख रहे हैं दोबारा। दिशा कैसी? वेक्टर AP दिशा में। चले, अब इसके बाद मालूम करते हैं द्विध्रुव के माइनस Q आवेश के द्वारा बिंदु P पर तीव्रता। तो बढ़िया, माइनस Q आवेश के द्वारा बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसके द्वारा? माइनस Q के द्वारा। और इस तीव्रता को नाम दिया हमने E2। नाम दिया E2। तो माइनस Q आवेश के द्वारा बिंदु P पर उत्पन्न तीव्रता इस सूत्र से E2 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। Q का मतलब है आवेश का परिमाण। परिमाण का मतलब यहां ऋण चिन्ह यूज नहीं करेंगे, तो आवेश का परिमाण केवल Q बटे R स्क्वायर, यानी कि दूरी का वर्ग। और भाई माइनस Q आवेश से बिंदु P की दूरी देखो चित्र में कितनी जाएगी? BP। तो माइनस Q आवेश से बिंदु P की दूरी BP, तो दूरी का वर्ग यानी कि BP स्क्वायर। फिर देखो चित्र, दूरी BP यहां से लेकर यहां तक, दूरी BP को आप बोल सकते हैं R प्लस L। क्या? R प्लस L। तो अगला स्टेप, BP के स्थान पर R प्लस L का स्क्वायर, समीकरण नंबर 2। और अब इस तीव्रता E2 का मान निकालते हैं, जो कि किसने उत्पन्न की है? माइनस Q आवेश ने। ठीक, अब इस तीव्रता, कुछ गलत बोल दिया हमने, इस तीव्रता E2 की दिशा ज्ञात करते हैं, जो कि किसने उत्पन्न किया है? आवेश माइनस Q ने। तो वही जो आप रिवाइंड करके सुनोगे बार बार। तो माइनस Q आवेश बिंदु P पर जो तीव्रता उत्पन्न करेगा, उसकी दिशा ज्ञात करने के लिए हमने कल्पना की, ख्याल किया कि बिंदु P पर रखा है हमने काल्पनिक धनात्मक परीक्षण आवेश प्लस Q नॉट, और जो होगी इस पर बल की दिशा वही होगी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा। तो ये माइनस Q आवेश इस काल्पनिक धनात्मक परीक्षण आवेश पर लगाएगा आकर्षण बल। तो माइनस Q आवेश प्लस Q नॉट पर क्या लगाएगा? आकर्षण बल, क्योंकि विजातीय आवेशों में होता है आकर्षण। और इस आकर्षण बल की दिशा होगी ऐसी, कैसी? जैसा एरो बना है, यानी कि वेक्टर PA। दिशा कैसी? वेक्टर PA, वैसी लिख देते हैं, वेक्टर PA दिशा में। चल, तो भाई बात यहां तक पहुंची कि प्लस Q आवेश बिंदु P पर जो तीव्रता उत्पन्न करेगा,
E1, उसकी दिशा होगी वेक्टर AP, वेक्टर AP, और ये माइनस क्यू आवेश बिंदु P पर जो तीव्रता उत्पन्न करेगा E2, इसकी दिशा होगी उल्टा वेक्टर PA, वेक्टर PA। इसका मतलब वेक्टर E1 और वेक्टर E2 दोनों की दिशाएं परस्पर कैसी है? विपरीत। E1 की दिशा वेक्टर AP और E2 की दिशा वेक्टर PA। इसका मतलब ले देकर कुल मिलाकर संपूर्ण द्विध्रुव के द्वारा बिंदु P पर जो परिणामी तीव्रता है, बिंदु P पर जो परिणामी तीव्रता है वो हो जाएगी E बराबर E1 माइनस E2। माइनस क्यों? क्योंकि E2 और E1 दोनों की दिशाएं परस्पर विपरीत है, इसलिए परिणामी तीव्रता E बराबर E1 माइनस E2। और अगर E1 और E2 दोनों की दिशाएं कैसी होती? समान होती, तब संपूर्ण द्विध्रुव के द्वारा बिंदु P पर परिणामी तीव्रता कितनी होती? E1 प्लस E2 होती। लेकिन ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। E1 और E2 परस्पर विपरीत दिशा में है, इसलिए संपूर्ण द्विध्रुव के द्वारा ले देकर कुल मिलाकर बिंदु P पर जो परिणामी तीव्रता है वो होगी E बराबर E1 माइनस E2। चलिए अब खेल खत्म, अब इजी हो जाएगा, बिल्कुल खेल खत्म ही हो गया है भाई। अब यहां बढ़िया E1 का मान रखेंगे और E2 का मान रखेंगे समीकरण 1 और 2 से। तो समीकरण 1 से E1 का मान रख दो भाई। E1 का मान 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R माइनस L होल स्क्वायर माइनस E2 का मान रख दो समीकरण 2 से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R प्लस L होल स्क्वायर। चलो अब इसको हल करते हैं। चलो भाई अलग हो, यहां से जगह नहीं मिल रही हमको, लग हटो यहां से। इसको मिटा देंगे, जगह जरूरत है ही नहीं। चल मिटा दिया इसको। अब करते हैं हल। चलो अब देखो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q यहां पर भी है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q यहां पर भी है, यहां भी है, यहां भी है। तो क्या करेंगे? वही जो सोच रहे वही करेंगे, कॉमन निकाल लेंगे। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q ये निकाल लिया कॉमन। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q कॉमन निकालने के बाद यहां क्या बचेगा? 1/R माइनस L स्क्वायर माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q कॉमन निकालने के बाद यहां क्या बचेगा? 1/R प्लस L होल स्क्वायर। बहुत बढ़िया, लाजवाब। अब आगे चलो भाई, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q। अब लेते हैं इसका लघुत्तम। क्या लेते हैं? लघुत्तम। ठीक है। तो जब आप लोग 8वीं क्लास में थे, 7वीं क्लास में थे, बहुत छोटे छोटे रहा करते थे, तो वहां पे आपने देखा था कि लघुत्तम निकालने के लिए इन दोनों का आप क्या करेंगे? गुणा करेंगे। और देखा था 7वीं 8वीं क्लास में जब छोटे छोटे से थे कि सूत्र पढ़ा था आपने a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ये होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो लघुत्तम लेने की दोनों का आपस में गुणा होगा। और भाई पढ़ा है 7वीं 8वीं में a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ये होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अतः आर माइनस एल इंटू आर प्लस एल क्या हो जाएगा? आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, और इस पूरे का होल स्क्वायर। ठीक है। अच्छा, और अब लघुत्तम लेने के बाद इसका गुणा यहां होगा और इसका गुणा यहां होगा। चलो कर देते हैं। आर प्लस एल होल स्क्वायर का गुणा यहां, इसका गुणा यहां, आर माइनस एल होल स्क्वायर। ठीक, चल अब आगे बढ़ते हैं। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q ये है कॉमन। अब
सुना था बचपन में, a प्लस बी होल स्क्वायर, लगा दो सूत्र, a प्लस बी होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, a स्क्वायर यानी कि r स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यानी कि l स्क्वायर प्लस 2ab यानी कि 2rl, बहुत बढ़िया, माइनस यहां भी लगा दो a माइनस बी होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर यानी कि r स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यानी कि l स्क्वायर माइनस 2ab यानी कि 2rl बटे r स्क्वायर माइनस l स्क्वायर होल स्क्वायर। बहुत बढ़िया, चलो आगे चलते हैं। अब अगला स्टेप 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू कॉमन है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू कॉमन, बटे में क्या है आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर होल स्क्वायर। अब यहां देखो भाई, ये हो गया आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2rl माइनस, और इस माइनस का इस कोष्टक के अंदर करोगे गुणा, क्या हो जाएगा माइनस आर स्क्वायर माइनस प्लस माइनस और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा माइनस आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 2rl, ये आया। अगला स्टेप E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू, ये कॉमन है, प्लस आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर कैंसिल, प्लस एल स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर कैंसिल, क्या बचा प्लस 2rl और ये प्लस 2rl प्लस 2rl प्लस 2rl कुल मिलाकर 4rl भागित आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर होल स्क्वायर। आगे चलते हैं, 1/4 पाइथन नॉट और क्यू, ये है कॉमन। अब देखो अगली स्टेप में हम क्या कर रहे हैं, अगली स्टेप में हम कुछ नहीं कर रहे हैं, बस ये जो 4 लिखा है 4 को हम लिख रहे हैं 2 गुणे 2 और कुछ नहीं करेंगे। अगली स्टेप में हमने क्या किया, कुछ नहीं किया, बस 4 को लिख दिया 2 गुणे 2। क्यों लिखा, कैसे लिखा, अभी समझते हैं। ये देखो ये क्या है 4, 2 दूनी 4, कुछ नहीं किया हमने, बस 2 गुणे 2 को 4 लिखा है। देखो जरा, 2 दूनी 4, ये आ गया 4, ये बैठा है क्यू, ये अपना बैठा है क्यू, ये बैठा है एल, ये बैठा है एल, ये आर, ये आ गया आर। तो कुछ नहीं किया यहां, बस हमने 4 कर दिया 2 गुणे 2। ऐसा क्यों किया, ऐसा इसलिए किया क्योंकि लास्ट वीडियो में कहा था आपसे 10 बार कि Q इंटू 2L यानी कि द्विध्रुव की एक आवेश के परिमाण और द्विध्रुव की लंबाई का गुणनफल द्विध्रुव आघूर्ण कहलाता है। इसे दर्शाते हैं स्मॉल t से। तो स्मॉल p को यहां प्रकट कराने के लिए, क्या कराने के लिए, प्रकट कराने के लिए हमने 4 कर दिया था 2 गुणे 2। तो देखा था लास्ट क्लास में Q इंटू 2L ये होता है स्मॉल p, जिसे कहते हैं द्विध्रुव आघूर्ण। ये हो गया E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 Q इंटू 2L के स्थान पर स्मॉल p इंटू r भागित आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर पूरे का होल स्क्वायर, पूरे का होल स्क्वायर। समीकरण नंबर 3, समीकरण नंबर 3। बस एक स्टेप और बची है, ये सूत्र लाना है अपने को, ये सूत्र लेकर आना है। तो चर्चा हुई थी लास्ट वीडियो में कि जो द्विध्रुव की लंबाई है, द्विध्रुव की लंबाई ये होती है अति अल्प। तो भाई द्विध्रुव की लंबाई होती है अति अल्प, तो अगर अपन लोग यहां पर L यानी कि द्विध्रुव की जो अल्प लंबाई है, द्विध्रुव की जो अल्प लंबाई है, इसका मान R की तुलना में बहुत कम हो, ठीक है। यदि L का मान R की तुलना में बहुत बहुत कम हो, इस संकेत का अर्थ है बहुत बहुत कम। तो अगर L का मान R की तुलना में बहुत कम हो तो समीकरण 3 से, तो भाई L का मान होगा बहुत 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 कम, तो L स्क्वायर का मान हो जाएगा और भी कम। जो सूक्ष्म राशि है उनका वर्ग और भी कम होता है, तो L स्क्वायर मान जाएगा और भी कम। इसलिए L स्क्वायर यहां से कर दोगे निग्लेक्ट, L स्क्वायर कर दोगे उपेक्षा,
तो क्या बचेगा, आर स्क्वायर, ये हमने छुपा लिया इसको, आर स्क्वायर पूरे का स्क्वायर, आर की घात 4, क्या बचेगा नीचे, आर की घात 4, आर की घात 4 और ऊपर वाला आर कटेगा तो नीचे क्या बचेगा, आर की घात 3, आर की घात 3। तो ई बराबर 1/4 एप्सिलॉन नॉट 2p अपॉन आर की घात 3। ये आ गया सूत्र, ये आ गया सूत्र, समीकरण नंबर 4। ये आ गया सूत्र, रट लो इसको। क्या रट लो कि किसी भी विद्युत द्विध्रुव के केंद्र से अक्षीय स्थिति में, कौन सी स्थिति में, अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर 1/4 एप्सिलॉन नॉट 2p अपॉन आर क्यूब, जहां P है द्विध्रुव आघूर्ण, P क्या है, द्विध्रुव आघूर्ण, और R है द्विध्रुव के केंद्र से प्रेक्षण बिंदु की दूरी। प्रेक्षण बिंदु का मतलब जहां तीव्रता ज्ञात करनी है, ठीक है। चलिए अब स्क्रीनशॉट लेना इसका। अब इस पर हम कराते हैं एक सवाल, लेकिन एक सूत्र याद कर लो। कौन सी स्थिति का सूत्र है, अक्षीय स्थिति। चलो करते हैं इस पर सवाल, मिटाते हैं इसको भाई। चलो भाई, चलो जल्दी मिटो, टाइम कम है, वीडियो बन रहा है। और भाई सब लोग पढ़ते आना अच्छे से, सीरियसली। 12 बोर्ड है और कुछ करके दिखाने का जज्बा भर लो दिमाग में, कुछ करना ही है। और 12 बोर्ड में मेरिट में आना कोई बड़ा काम नहीं है, बस ईमानदारी से आपको परिश्रम करना है, जो भी सहयोग चाहिए हम हमेशा उपलब्ध हैं आपके लिए। हमारा सहयोग लीजिए और कुछ करके दिखाइए। अब जो टॉपिक किया अपन ने उस पर क्वेश्चन प्लस माइनस 0.3 कूलम, प्लस माइनस 0.3 कूलम आवेश परस्पर 10 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है। निकाय के केंद्र से अक्षीय स्थिति में 3 मीटर की दूरी पर 3 मीटर की दूरी पर स्थित बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, बाहर कोई सब्जी बेच रहा है, लगता है वीडियो रात को 2:30 बजे उठ के बनाना पड़ेगा। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, चलो उठेंगे भाई, 2:30 बजे उठेंगे। अरे तो भाई सब्जी वाली बंद कर रहा है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए, ठीक है। अक्सर 2:30 बजे उठ के रात को बनाना पड़ेगा वीडियो, सुबह सब्जी वाले निकलते हैं। चलिए भाई, तो सवाल में कहा है कि प्लस माइनस 0.3 माइक्रोकूलम आवेश परस्पर 10 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित हैं। तो सवाल में कितने आवेश हैं, 2, एक प्लस और एक माइनस, और परस्पर 10 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है। इसका मतलब ये दोनों आवेश मिलकर एक द्विध्रुव का निर्माण करेंगे, और इस द्विध्रुव के केंद्र से कौन सी स्थिति में, अक्षीय स्थिति में 3 मीटर की दूरी पर स्थित बिंदु पर
विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है। बहुत बढ़िया, चलो हल करते हैं। दिया है Q यानी कि द्विध्रुव के किसी भी एक आवेश का परिमाण कितना, परिमाण हमेशा होता है धनात्मक, कितना 0.3 माइक्रोकूलम, और माइक्रोकूलम को बदलेंगे कूलम में, इसके लिए गुणा व 10⁻⁶ से, और इस दशमलव को हटाओगे बायोलॉजी वालों, इस दशमलव को हटाओगे तो एक ऋणात्मक घात बढ़ जाएगी, तो दशमलव हटाओगे तो जाएगा 3 और एक ऋणात्मक घात बढ़ जाएगी 10⁻⁷ कूलम। फिर 2L का मतलब द्विध्रुव की लंबाई, अर्थात द्विध्रुव के प्लस और माइनस आवेश के बीच की दूरी कितनी दी है, 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर को बदलेंगे मीटर में, इसके लिए गुणा व 10⁻² से, ठीक, बदल जाएगा ये मीटर में, और इस 0 से एक ऋणात्मक घात घट जाएगी, हो जाएगा 10⁻⁻1 मीटर। फिर R का मतलब उस बिंदु की दूरी जहां पर तीव्रता ज्ञात करनी है, वो अपने को दी है 3 मीटर, और तीव्रता E का मान निकालना है, ठीक। तो अपन ने आज प्रातःकाल की मधुर बेला में, अभी सुबह का टाइम है 6 बजे, और 6 बजे सब्जी वाला आता है, तो आज प्रातःकाल की मधुर बेला में अपन ने देखा कि द्विध्रुव के द्वारा अक्षीय स्थिति में तीव्रता का सूत्र है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p अपॉन r3, 2p अपॉन r3, जहां p क्या है, द्विध्रुव आघूर्ण, p है द्विध्रुव आघूर्ण, जो कि अपने को यहां पता नहीं है। तो अपना पहला काम यह होगा कि अपन लोग द्विध्रुव आघूर्ण स्मॉल p का मान ज्ञात कर लें, स्मॉल p का मान ज्ञात कर लें। चल, तो पहले किसका मान निकाल लें, स्मॉल p का मान, क्योंकि सूत्र में चाहिए अपने को। तो अपन ने लास्ट वीडियो में देखा था द्विध्रुव आघूर्ण दर्शाते हैं स्मॉल p से, बराबर होता है Q इंटू 2L। Q आवेश का परिमाण कितना, 3 गुणित 10⁻⁷, 3 गुणित 10⁻⁷, बहुत बढ़िया। 2L आवेशों के बीच की दूरी 10⁻⁴, और ये हो गया स्मॉल p बराबर 3 गुणित 10⁻⁷ गुणित 10⁻⁴, कुल मिलाकर ऋण 7 और ऋण 1, भाग कितनी आएगी, ऋण 8। ये आ गया द्विध्रुव आघूर्ण, मात्रक में लिख देते हैं, बताया था लास्ट वीडियो में, कूलम इंटू मीटर। और आज प्रातःकाल हमारे लिए सुबह है, और आप जब वीडियो देखेंगे तब पता नहीं क्या टाइम होगा। तो आज प्रातःकाल की मधुर बेला में अपन ने निकाला है विद्युत द्विध्रुव के द्वारा अक्षीय स्थिति में तीव्रता का सूत्र, E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p अपॉन r3। बढ़िया, इसमें रखते हैं मान, ये शायद तो नहीं, हाँ चलो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान सब लोग याद करके बैठे हैं, 9 गुणित 10⁹ 2p द्विध्रुव आघूर्ण, इसका मान निकाल चुके हैं भाई, 3 गुणित 10⁸ R का मान कितना, 3 मीटर। R का मतलब उस बिंदु की दूरी जहां तीव्रता निकालनी है, कितनी है, 3 मीटर, 3 का वर्ग। चलो इसको हल करते हैं, ठीक, हल करते हैं इसको। और भाई हमसे अच्छा मैथ्स अजय का है, आओ हल करें। 3 का वर्ग 9, ठीक है, 3 का वर्ग 9, यालो 9 यालो 9 कैंसिल, कट गया, क्या बचा, 3 दूनी 6। अब घाते बची है 10 की 8 धन 9 और 10 की 8 ऋण 8, धन 9 और ऋण 8, क्या बचेगा, केवल 10।
यही लिख देते हैं 6 गुणित 10 60 और तीव्रता का मात्रक याद कर लिया है ना, न्यूटन प्रति कूलम। ये आ गया आंसर कि द्विध्रुव के केंद्र से 3 मीटर की दूरी पर अक्षीय स्थिति में स्थित बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी 60 न्यूटन प्रति कूलम। तीव्रता कितनी होगी? न्यूटन प्रति कूलम। चलिए, तो आज का वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं और अब से हम आपको वीडियो ना देने को भेज दिया करेंगे जल्दी, जिससे आप उसका अध्ययन बहुत अच्छे से कर लें। ठीक है, और फिर से बोल रहे हैं, पढ़ते रहना। इस साल कुछ करके दिखाना है, ये जज्बा अपने दिल में डाल लो। बिल्कुल आग लगा देंगे, आग लगा देंगे, आग लगा देंगे, पक्का। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।